हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो हमारा रिमेनिंग पॉइंट बाकी है उसे आज हम स्टडी करेंगे। पॉइंट नंबर 8 हमारा बाकी था एंड पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास जो है वो था इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट या आइसोटॉपिक सबस्टिट्यूएंट ऑन रोटेशनल कांस्टेंट। यदि मैं किसी मॉलिक्यूल के एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स बाइंड हो सकते हैं किसी केमिकल बॉन्ड के थ्रू, उनमें से किसी एक एटम को उसके आइसोटॉप से या आइसोटॉप से रिप्लेस करूँ, चेंज करूँ, तो उसके रोटेशनल कांस्टेंट में क्या डिफ्रेंशिएट या चेंजेस आते, इसकी स्टडी हमें इस पॉइंट के थ्रू करनी रहती है। तो मुझे पता है कि रोटेशनल कांस्टेंट बी का फॉर्मूला क्या होता है, H/8 पाई स्क्वायर आई सी। और जो मास आता है एटम्स का मास जो किसी बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए हैं वो आपका दिया जाता है मास ऑफ इनर्शिया, ओके, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो दिस वन इज आई, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, यानी कि बी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है। और मुझे पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है आपका म्यू आर स्क्वायर, जिसमें म्यू जो आपका रहता है वो रहता है आपका रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये टू एटम्स या डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला है। इट मीन्स हमारे पास क्या आएगा कि B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू, क्योंकि I प्रोपोर्शनल टू म्यू है, दिस I प्रोपोर्शनल टू म्यू। इसलिए अगर B के करस्पॉन्डिंग I रिवर्स में या इन्वर्स में तो म्यू भी इन्वर्स में होगा। इट मीन्स कि अगर रिड्यूस्ड मास की वैल्यू बढ़ती है तो आपके पास आपका रोटेशनल कांस्टेंट भी घटेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, म्यू कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में। इट मीन्स अगर आपके पास अगर रिड्यूस्ड मास की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बी की वैल्यू डिक्रीज होगी। और रिड्यूस्ड मास कब बढ़ेगा, जब आपके पास आइसोटॉप्स में हायर मास के मैं लूँ या हायर मास के आइसोटॉप से मैं प्रीवियस एटम को रिप्लेस करूँ। तो मेरे पास जो रिलेशनशिप आता है दिस वन इज बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई, बी आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू। एंड टू ऐसा क्यों आया, क्योंकि आई इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेंगे, क्या है देख लेते हैं। एज द अबाउ, एज द वैल्यू ऑफ म्यू इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट, जिसे मैं कहूँगा बी, डिक्रीजेज। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपके पास बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू है। इट मीन्स अगर आपका म्यू इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली बी डिक्रीज होगा। सेकंड था आइसोटॉपिक सबस्टिट्यूएंट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ म्यू। अब ये क्या है कि जब भी आप प्रीवियस एटम को लाइक एटम ए को इसके आइसोटॉप ए प्राइम से रिप्लेस करोगे तो डेफिनेटली आइसोटॉप का मास प्रीवियस एटम से ज़्यादा होगा, तो इसके कारण म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी। और जब म्यू की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, तो यही बता रहा है कि आइसोटॉपिक सबस्टिट्यूशन इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ म्यू एंड हैंस द रोटेशनल कांस्टेंट, इससे क्या होगा, इम्प्लाइज रोटेशनल कांस्टेंट भी आपका डिक्रीज होगा। तो अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं कि बी दो आपके पास हम निकालते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। पहला, जब मॉलिक्यूल नॉर्मल है लाइक ए और बी एटम्स आपके जुड़े हुए, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। उस कंडीशन में अगर मैं इसका रोटेशनल कांस्टेंट निकालूं तो मैं इसे कहूँगा बी नॉर्मल। और ये जो रोटेशनल कांस्टेंट है बी नॉर्मल, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन म्यू, जो कि नॉर्मल, म्यू नॉर्मल, अभी हमने कोई चेंजेस नहीं किया, तो ये होगा आपका म्यू नॉर्मल। एक केस ऐसा आएगा जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि ए एटम को इसके आइसोटॉप्स ए प्राइम से रिप्लेस कर दूँ, ए को मैं ए प्राइम से रिप्लेस कर दूँ और बी एज दिस रहे, तो उस कंडीशन में मास आपका जो रहेगा वो m1 प्राइम चला जाएगा और ये रहेगा m2। उस कंडीशन में b की वैल्यू जब हम इसके लिए निकालेंगे तो वो उसे मैं लिखूंगा, इस स्पीसीज के लिए b को मैं लिखूंगा बी आइसोटॉपिक सिस्टम। वो आपका रहेगा
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू। अब म्यू भी चेंज होगा क्योंकि मास एक एटम का चेंज हुआ, तो म्यू आइसोटॉप। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूँ इससे और इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 2 को मैं 1 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास जो रिलेशंस आएगा वो लाइक दिस मैं लिख सकता हूँ कि बी आइसोटॉप अपॉन बी नॉर्मल इक्वल्स टू, अब इन्वर्स में है इसलिए राइट साइड वाले आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बी आइसोटॉप अपॉन बी नॉर्मल इक्वल्स टू म्यू नॉर्मल अपॉन म्यू आइसोटॉप। तो इससे क्या होगा कि मुझे ये पता है कि जब मैं आइसोटॉप लेता हूँ तो आइसोटॉप लेने से मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा तो आइसोटॉप वाले सिस्टम के लिए म्यू आइसोटॉप की वैल्यू जो है, म्यू आइसोटॉप की वैल्यू नॉर्मल म्यू से ज़्यादा होगी। यस या नो? म्यू आइसोटॉप नॉर्मल म्यू से ज़्यादा होगी, डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होगा आपके पास कि म्यू आइसोटॉप अपॉन म्यू नॉर्मल की अगर मैं बात करूँ, ये दिस वन यहाँ पे रहेगा आपका म्यू आइसोटॉप अपॉन म्यू नॉर्मल। अब म्यू आइसोटॉप ग्रेटर देन है म्यू नॉर्मल से, इसलिए जब हम म्यू आइसोटॉप में म्यू नॉर्मल से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। और अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूँ, म्यू नॉर्मल जो कि म्यू आइसोटॉप से छोटा है, म्यू नॉर्मल को म्यू आइसोटॉप से डिवाइड करूँगा तो इसकी वैल्यू 1 से लेस देन आएगी। तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आया था? रिलेशनशिप हमारे पास ये था दिस वन, जिसे मैंने ग्रीन ब्रैकेट में रखा है कि बी आइसोटॉप अपॉन बी नॉर्मल इक्वल्स टू म्यू नॉर्मल अपॉन म्यू आइसोटॉप। और म्यू नॉर्मल अपॉन म्यू आइसोटॉप की रिलेशनशिप ये आ गई कि म्यू नॉर्मल अपॉन म्यू आइसोटॉप है जो लेस देन 1 है। अगर ये लेस देन 1 है तो दिस वन भी लेस देन 1 होगा कि बी आइसोटॉप अपॉन बी नॉर्मल इज आल्सो लेस देन। इट मीन्स कि बी आइसोटॉप जो आपके पास आया, बी आइसोटॉप लेस देन बी नॉर्मल होगा। इट मीन्स अगर आपने एटम को उसके आइसोटॉप से चेंज कर दिया और उसके बाद अगर उस सिस्टम का आप रोटेशनल कांस्टेंट निकालते हो तो वो आपका लेस देन आएगा कंपेयर टू प्रीवियस यानी कि नॉर्मल सिस्टम के रोटेशनल कांस्टेंट से। ये था आपका आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि आपने अगर चेंजेस किया आइसोटॉप के थ्रू, आप प्रीवियस एटम को रिप्लेस किया तो आपके पास रोटेशनल कांस्टेंट भी डिक्रीज होगा। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट क्या है देख लीजिए। इफ रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ HCl 35, H की जो मास है 1 एंड Cl की 35 इज 2 सेंटीमीटर इनवर्स। इसने एक सिस्टम के लिए दे रखा है रोटेशनल कांस्टेंट फॉर H1Cl 35, देन व्हाट विल बी द रोटेशनल कांस्टेंट फॉर D2Cl 35। यानी कि चेंजेस क्या हो रहा है, अगर देखिए चेंजेस जो सिंपल सिस्टम था HCl इसमें H1 था और एक है आपके पास D2Cl जिसमें D2 यानी कि इसके आइसोटॉप से H को इसके आइसोटॉप ड्यूटेरियम से मैंने चेंज किया तो मास डेफिनेटली चेंज हुआ है। तो इसका जो रोटेशनल कांस्टेंट आएगा यानी सिस्टम का रोटेशनल कांस्टेंट बी आइसोटॉप आएगा, डेफिनेटली वो लेस देन रहेगा बी नॉर्मल। अब रिलेशनशिप के थ्रू मैं कैसे बी आइसोटॉप को फाइंड आउट करूँगा वो भी हम देखेंगे। तो पहला चीज़ क्या था, हमारे पास एक रिलेशनशिप हमने निकाली थी डिवाइड करके, उस फॉर्मूला को मैं लिखता हूँ कि बी आइसोटॉप मीन्स बी ड्यूटेरियम Cl 35 अपॉन बी नॉर्मल बी H1Cl 35 इक्वल्स टू म्यू नॉर्मल अपॉन बी म्यू आइसोटॉप, है ना, यही था ना, म्यू नॉर्मल अपॉन म्यू आइसोटॉप। अब म्यू नॉर्मल और म्यू आइसोटॉप मैं दोनों ही वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास दोनों ही जो सिस्टम है उसके मासेस पता है। अगर मैं म्यू HCl की बात करूँ तो कैसे निकालते हैं इसको, म्यू HCl जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 35 अपॉन 1 प्लस 35, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड 35 अपॉन 1 प्लस 35 36। तो म्यू HCl 35 अपॉन 36। और अगर मैं म्यू D2Cl 35 की बात करूँ तो ये निकलेगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 35 अपॉन 2 प्लस 35। तो 2 इंटू 35 70 हो गया और 2 प्लस 35 37 हो गया। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू H1Cl 35 की वैल्यू आई 35 अपॉन 36, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी जिसे मैंने येलो से रिप्रेजेंट की, दिस वन। और अपॉन में आएगा म्यू D2Cl 35, तो इसे मैं लिखूँगा, नीचे आएगा आपका 17 और ये फिर 70 अपॉन 37 था तो 37 चला जाएगा फर्दर ऊपर। ओके, तो 30 इसको कट कीजिए, 35 बन जाए 35
एंड 35 टू जा 70, तो 37 1 जा 37 अपॉन 36 इंटू 2। ओके, तो दिस वन इज 36 इंटू 2। तो फर्दर अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो मेरे पास आपके पास जो वैल्यू आएगी वो रहेगी अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान सकते हैं कि 37 एंड 36 को आप कट कर दीजिए नॉर्मली, और 1/2 आपके पास रिमेनिंग बच रहा है। तो ये मान लीजिए कि जो रेशियो आ रहा है आपका दिस वन आ रहा है कि बी आइसोटॉप अपॉन बी नॉर्मल का जो रेशियो है वो आ रहा है 1/2। तो बी आइसोटॉप क्या आ जाएगा, बी नॉर्मल का 1/2। तो बी आइसोटॉप अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो समथिंग रहेगा बी आइसोटॉप इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, दिस वन यहाँ जाएगा, तो बी नॉर्मल अपॉन इंटू 1/2। तो बी नॉर्मल कितना दे रखा था 2 सेंटीमीटर इनवर्स, तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 1 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस वन इज बी आइसोटॉप। और आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो 2 से लेस देन होता है, मेरे पास दे है ना कि बी नॉर्मल कितना है 2 सेंटीमीटर इनवर्स, और बी आइसोटॉप कितना आया 1 सेंटीमीटर इनवर्स। और डेफिनेटली बी आइसोटॉप लेस देन है आपका बी नॉर्मल से। ओके, बी आइसोटॉप लेस देन है आपका बी नॉर्मल से, क्यों, क्योंकि 1 इज लेस देन 2 होता है। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आज किए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये था आपके पास आइसोटॉप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर ही। दिस वन इज क्वेश्चन कैलकुलेट बी मीन्स रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ H1Cl37। अब यहाँ पे चेंज कौन है, Cl37 एंड Cl35, यानी क्लोरीन के आइसोटॉप चेंजेस है। अब नॉर्मली दिस स्पीसीज एंड दिस स्पीसीज को अगर मैं स्टडी करूँ तो जिसमें Cl35 है उसको मैं नॉर्मल लेता हूँ, और Cl37 को मैं आइसोटॉप लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है कि कैलकुलेट बी ऑफ H1Cl37 ऑफ इफ बी यानी रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ H1Cl35 इज 3 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, 3 सेंटीमीटर इनवर्स इसने दे दिया, एक का दे रखा दूसरे का पूछा है। हमारे पास होता क्या है, अगर मैं बात करूं मैं इसे क्या ले रहा हूं, आइसोटॉप ले रहा हूं, दिस वन इज आइसोटॉप एंड दिस वन इज नॉर्मल। ओके, तो मेरा रिलेशन क्या था कि बी आइसोटॉप अपॉन बी नॉर्मल इक्वल्स टू म्यू नॉर्मल अपॉन म्यू आइसोटॉप। तो बी आइसोटॉप मुझे फाइंड आउट करना है, बी नॉर्मल की वैल्यू मेरे पास है 3 सेंटीमीटर। म्यू नॉर्मल एंड म्यू आइसोटॉप मैं फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो म्यू नॉर्मल क्या रहेगा, म्यू नॉर्मल आपके पास रहेगा मासेस का मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 1 प्लस 35, तो कितना आएगा 35 अपॉन 36। और म्यू आइसोटॉप की बात करूँ तो मासेस का मल्टीप्लाई 1 इंटू 37, 1 इंटू 37 अपॉन 1 प्लस 37, तो कितना आया 37 अपॉन 37 प्लस 1 38। ओके, तो पहला जो यहाँ पे स्टेप रहेगा म्यू नॉर्मल। ओके, तो म्यू नॉर्मल के लिए 37 दिस वन इज 35 बी एच प्राइम Cl35 म्यू आइसोटॉप अपॉन म्यू नॉर्मल लिया है, तो म्यू नॉर्मल आएगा आपका यानी H1Cl35 का मास मुझे यानी कि रिड्यूस मास पहले लिखना पड़ेगा, तो वो रहेगा आपका 35 अपॉन 36। तो यहाँ पे समथिंग उल्टा कैलकुलेशन किया हुआ है, तो उसे हम सुधार करते हैं, उल्टा कैलकुलेशन है। अगर मैं अपने हिसाब इट मीन्स हम अपने फॉर्मूला से चले तो हमारे पास आएगा बी आइसोटॉप, आइसोटॉप अपॉन बी नॉर्मल इक्वल्स टू म्यू नॉर्मल अपॉन म्यू आइसोटॉप। अब म्यू नॉर्मल इसका रिड्यूस्ड मास क्या है, इसका रिड्यूस्ड मास यहाँ पर है, ये आएगा 35 अपॉन 30, दिस वन 35 अपॉन 36 मल्टीप्लाइड बाय म्यू आइसोटॉप, नीचे वो रहेगा आपके पास, नीचे जो है आपके पास
37/38, तो नीचे आएगा मेरा 37 और 38 वाला वापस ऊपर चलाएगा, तो दिस वन रहेगा। ओके, तो अगर मैं इसको कट करने की कोशिश करूँ तो 35, एंड इससे कोई कट तो हो नहीं रहा, 2 के टेबल से ही कट होगा, तो दिस वन इज, अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 35 इंटू 38 मुझे करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं हम लोग, तो टाइम को कंजप्शन देखते हुए इस वन हमारे पास रहेगा सिंपली 35 इंटू 38, और वो आया मेरे पास 1330 अपॉन 36 इंटू 37, 36 इंटू 37, ये आया मेरे पास 1332। तो नॉमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डेफिनेटली वैल्यू 1 से लेस देन आएगी। यहाँ पे मैं लिख लूँगा 1330 डिवाइडेड बाय 1332, एक का फर्क आएगा, एक से भी लेस देन, वो है आपके पास 0.998। तो ये मेरे पास क्या है, बी आइसोटॉप अपॉन बी नॉर्मल था, बी आइसोटॉप अपॉन बी नॉर्मल, और बी नॉर्मल मुझे दे भी रखा है, तो बी आइसोटॉप अपॉन बी नॉर्मल की वैल्यू यानी कि H1Cl35 इज 3 सेंटीमीटर था, यानी कि बीटा बी नॉर्मल की वैल्यू 3 है, इक्वल्स टू 0.998। तो बी आइसोटॉप कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई 0.998, ये आ जाएगा आपके पास, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 0.998, तो ये आ गया आपके पास 2.994। तो बी आइसोटॉप की वैल्यू 2.994, और अभी भी ये 3 से लेस देन है, मीन्स लेस देन बी नॉर्मल है, लेस देन बी नॉर्मल है। 2.994 बी से 3 से छोटा ही होता है, इसलिए ये नॉर्मल से छोटा ही रहेगा। तो इस टाइप से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे समथिंग आपको राइट डाउन करते समय यहाँ पे गलती हुई है, इसे याद रखिएगा। ये आपके पास रहेगा 35/36 एंड दिस वन इज 38/37। ओके, तो इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन therefore isotopic substitution decrease the value of B, but effect will be more whenever smaller atom is replaced by its heavier isotope। यानी जैसे जैसे मैं ज़्यादा हैवियर मास के एटम को रिप्लेस करूंगा हैवियर मास से, यानी स्मॉल मास के एटम को हैवियर मास से रिप्लेस करूंगा, तो डिक्रीमेंट बी के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है for j equals to 0 to j equals to 1, transition in case of कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16, टेक प्लेस एट 115.4 गीगाहर्ट्ज, while in case of कार्बन स्टार ऑक्सीजन 16, यानी एक कार्बन के एटम को सी स्टार से रिप्लेस किया, यानी कि उसके किसी आइसोटॉप से रिप्लेस किया है, take place at 110.2 gigahertz, calculate the mass number of unknown isotope of carbon। तो दिस वन जो 115.4 गीगाहर्ट्ज दे रहा है आपके पास, वो वैल्यू क्या है आपके पास, ये आपके पास बी की वैल्यू दे रहा है। ओके, ट्रांजिशन इन केस ऑफ दिस टेक प्लेस एट 115.5 गीगाहर्ट्ज, ये वैल्यू क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हर्ट्ज में दे रहा है। उन्हीं के होता है किसमें के अंदर है, सेंटीमीटर इनवर्स में होता है, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में हर्ट्ज में दे रहा है। तो कुछ एक आइडिया आपको ऐसे भी लग जाएगा कि ये अगर 115 है पहले वाले का, लाइक दिस कार्बन 12, ऑक्सीजन तो सेम है, इसलिए मैं ऑक्सीजन को नॉर्मल लिखता हूँ, ये आपके पास कितना है 115.4 गीगाहर्ट्ज है बी की वैल्यू। ओके, और दूसरे में सी स्टार O16 कर दिया, ये हो गया आपका 110.2। अब देखिए कि C12 वाला ज़्यादा आ रहा है और सी स्टार वाला कम, बी की वैल्यू सी स्टार वाला कम आया, तो कम कब आएगा, जब जो
स्टार मार्क्ड कार्बन है वो हैवियर मास से रिप्लेस होगा, हैवियर मास से। तो इतना तो मुझे एक आइडिया यहाँ पे देखने को मिलता है। अब दूसरा आइडिया तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही मिलेगा। तो वो क्या था, क्वेश्चन के लिए हम रिलेशनशिप क्या लगाएंगे कि हमारे पास रिलेशनशिप होगा बी आइसोटॉप अपॉन बी नॉर्मल इक्वल्स टू म्यू नॉर्मल अपॉन म्यू आइसोटॉप। अब मैं आइसोटॉप वाली जो वैल्यू है वो स्टार वाले को मान रहा हूँ, दिस आइसोटॉप को मैं मान रहा हूँ स्टार, और विदाउट जो नॉर्मल कार्बन 12 होता है उसे मैंने नॉर्मल ही लिखा है। मुझे उसके इसे इस रिलेशनशिप में वैल्यू पुट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगी, और जो हमने राइट डाउन किया है नोट के अंदर उसमें मैंने क्या लिया है, बी नॉर्मल को ऊपर लिया है, ठीक है, बी नॉर्मल सॉरी बी सी स्टार यानी कि बी आइसोटॉप को ऊपर ही लिया है, और दिस C12 ऑक्सीजन 16B यानी कि बी नॉर्मल को मैं ऊपर ले रहा हूँ और बी आइसोटॉप को मैं नीचे ले रहा हूँ। तो इसके इक्वल में क्या होगा, बी म्यू आइसोटॉप ऊपर अपॉन म्यू आपका नॉर्मल नीचे आ जाएगा। तो म्यू आइसोटॉप में कार्बन स्टार इंटू 16 यानी कि कार्बन स्टार का जो मास हमने एज्यूम किया है, इसका मास हमने एज्यूम किया है x, तो x इंटू 16 अपॉन 16 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय नीचे क्या है म्यू नॉर्मल, तो म्यू नॉर्मल आएगा 12 इंटू 16, 12 इंटू 16 अपॉन 12 प्लस 16, तो ये 12 प्लस 16 वापस ऊपर चला जाएगा, तो 12 प्लस 16। एंड बी नॉर्मल की वैल्यू आपके पास गिवन है, बी नॉर्मल की वैल्यू 115.4 है, तो ये 115.4, और बी आइसोटॉप की वैल्यू 110.2। ओके, तो इस स्टेप को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा 16x, पहले तो 16 से इसको ब्रैकेट में रखो, तो दिस 16 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 16 प्लस x है, तो दिस 16 से नीचे वाला 16 कैंसिल, तो ऊपर कितना आएगा 16 प्लस 12 कितना होगा 28 इंटू एक्स, तो 28x, और ये रहेगा आपका 12 इंटू ब्रैकेट में 16 प्लस एक्स, तो इसको ब्रैकेट में 16 प्लस एक्स रखेंगे। ओके, और यहाँ पे 115.4 को 110 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.04। इट मीन्स मेरे पास आया 28x अपॉन 12 ब्रैकेट 16 प्लस एक्स इक्वल टू 1.04। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 12 को 1.04 इस वाले स्टेप से, या फिर यहाँ पे अभी भी कट रहा होगा तो उसे काट लीजिए, दिस वन 4 एंड दिस वन 6। ओके, वापस से 2 से दिस वन 3, दिस वन 7। ओके, तो 7 अपॉन 3 16 प्लस एक्स ब्रैकेट में रहेगा इक्वल्स टू 1.04, तो 7x ये आपका 3 इंटू 16 प्लस एक्स आपका यहाँ पे जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू 16 48 प्लस 3 इंटू एक्स 3x, फिर 1.04 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसे लिख लेंगे हम लोग, तो 1.04 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 49 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। देख लेते हैं हम लोग, 1.04 मल्टीप्लाई 48 आपके पास आएगा 49.92। तो ये आपके पास, मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ 7x इक्वल टू 49.92 प्लस 1.04 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 3.12x। अब 7x और ये 3.12x इसको यहाँ पे लाइए, तो 7x माइनस 3.12x इक्वल टू 49.92। तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 7 माइनस 3 4, एंड 4 में से भी आप 0.12 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 3.88x इक्वल टू 49.92। ओके, और अब आपको क्या करना है, x निकालना है, तो x इक्वल टू 49.92 अपॉन 3.88, तो डिवाइड करके देखिए कितना आएगा 49.98 डिवाइडेड बाय 3.88, तो ये आ रहा है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 12.88, यानी x की वैल्यू कितनी आई 12.88।
जिसे मैं अप्रोक्सीमेटली एक्स के कितना ले सकता हूँ, 13 भी ले सकता हूँ। तो जो कार्बन आइसोटॉप है या कार्बन स्टार आपके पास था, वो रहेगा, उसका मास रहेगा 12.88 या फिर अप्रोक्सीमेटली उसे ले लीजिए 13। ओके, ये आपके पास से आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विथ देयर रोटेशनल कांस्टेंट। आपके पास दे रखा ए मॉलिक्यूल H1Cl35, बी मॉलिक्यूल H1Cl37 यानी कि मास Cl35 को 37 से रिप्लेस किया है। सी के अंदर मैंने हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दी यानी कि H2, और डी के अंदर मैंने हाइड्रोजन भी रिप्लेस किया है और Cl को 35 ही रहने दिया है। तो सारे कंडीशन में हमने M1 M2 में जो चेंजेस आ रहा है उसे लिखा 35 इंटू 1 35, 37 इंटू 1 37, 37 इंटू 2 72 आएगा आपके पास, नहीं 72 नहीं, दिस 74 है, नॉट 72, दिस वन इज 74 एंड 35 इंटू 2 70। तो देखिए रिड्यूस्ड मास के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो जिसका रिड्यूस्ड मास ज़्यादा इंक्रीज होगा उसकी रोटेशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी। तो 70, 74, 37 और 35, इसमें अभी पूरा रिड्यूस्ड मास मैंने फाइंड आउट नहीं किया। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है M1 M2, तो मैं सिर्फ M1 M2 की वैल्यू को ही कंपेयर कर रहा हूँ। ओके, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 की वैल्यू को कंपेयर नहीं कर रहा, हम इसकी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। तो पहला इस सब में सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, M1 M2 70। तो 70 अगर सबसे ज़्यादा है तो 70 अगर सबसे ज़्यादा है तो इसमें वेरिएशन डिक्रीमेंट सबसे होता है क्या है कि अगर म्यू आपका इंक्रीज होता है, रिड्यूस्ड मास अगर इंक्रीज होता है तो बी क्या होता है आपका डिक्रीज होता है। ओके, तो म्यू 70 इंक्रीज हो रहा है तो सबसे कम होना चाहिए आपका 1 या 0.98, इन दो में से एक वैल्यू होनी चाहिए। और जिसका म्यू कम आ रहा है यानी 35 आ रहा है उसकी वैल्यू सबसे हाई होनी चाहिए। तो सबसे हाई कौन है इसमें से, टी, ठीक है, तो दिस वन इज है। फिर दूसरा आपका रहेगा, फिर 35 से थोड़ा सा बड़ा है 37, और ये आपके पास आएगा 2 के अप्रोक्सीमेट बराबर कौन है 1.97, तो ये आएगा आपका बी आपका 1.97 के। अब सी और डी की बात करें तो सी हो गया 74 और डी हो गया 70। तो जो 70 है उसकी वैल्यू 74 वाले से ज़्यादा रहेगा, तो 70 वाले की वैल्यू आपके पास 70 जाएगा 1, और जो 74 है उसके सबसे कम तो ये रहेगा 0.98। ये डिपेंड करता है इस रिलेशन पे, इफ म्यू इंक्रीजेज बी डिक्रीजेज। ठीक है, तो करेक्ट मैच रहेगा आपका बी, ए टू पी, बी टू क्यू यानी बी क्यू से रिलेटेड करता है, सी एस से रिलेटेड करता है, एंड डी आर से रिलेटेड करता है। इट मीन्स जो यहाँ पे कंसेप्ट आपको दे रखा है कि मोर द प्रोडक्ट ऑफ मास लेस विल बी द रोटेशनल कांस्टेंट। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अप्रॉक्सीमेट हाफ एन आवर इसने कवर किया। इसके अंदर हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी देखा और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी देखा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम स्टडी करेंगे नॉन रिजिड रोटर के बारे में। हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।